आज हम लोग 5वें लेक्चर में देखेंगे कैसे प्रेसिपिटेशन के बारे में और सारी डाटा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में। तो लेक्चर 5 में हम लोग का क्या है, उसमें एक छोटा सा टॉपिक है रेन गॉज नेटवर्क। तो इसके अंदर हम लोग को देखना है कि कैसे हम लोग रेन गॉज को प्लेस करना है, कितने एरिया पे, कितने कैचमेंट एरिया पे एक रेन गॉज होना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। और डिफरेंट टेम्परेचर जोन के लिए डिफरेंट डाटा होंगे। तो पहला हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा सा क्या पैरामीटर है। तो रेन गॉज नेटवर्क, ये हमारा सिलेबस में भी ये टॉपिक है। तो सिंस द कैचमेंट एरिया ऑफ ए रेन गॉज इज वेरी स्मॉल compared to the areal extent of a storm, it is obvious that to get a representative picture of storm water over a catchment, the number of rain gauges should be as large as possible. That is, the catchment area per gauge should be small. तो हमारा कैचमेंट एरिया क्या जितना ज़्यादा स्मॉल होगा तो क्या है, वैसे केस में हमारा नंबर ऑफ रेन गॉज भी ज़्यादा होगा। अब पर कैचमेंट एरिया हमारा क्या होगा, गॉज भी स्मॉल होगा। तो पर कैचमेंट एरिया हमारा गॉज क्या हो जाना चाहिए, काफ़ी स्मॉल होना चाहिए। जो पर गॉज हमारा जो कैचमेंट एरिया क्या है वो स्मॉल होना चाहिए ताकि हम लोग उसको ज़्यादा एक्यूरेट मेजर कर सकें। ऑन द अदर हैंड, इकोनॉमिक कंसिडरेशन टू ए लार्ज एक्सटेंट एंड अदर कंसिडरेशन सच एज टोपोग्राफी, एक्सेसिबिलिटी, etc to some extent restrict the number of gauges to be maintained। तो अदर हमारे पास क्या पैरामीटर है, जैसे इकोनॉमिक है, हम लोग को इकोनॉमी को भी ध्यान रखना है कि कितना रेन गॉज यूज करना इकोनॉमिकल होगा। फिर टोपोग्राफी के हिसाब से भी देखेंगे, किसी टोपोग्राफी में मेरा क्या है, सेम एरिया के लिए ज़्यादा रेन गॉज चाहिए होगा। ओके, तो ये सारे का आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कितने एरिया पे जब कैसा टोपोग्राफी है उस हिसाब से हम लोग को कितने रेन गॉजेज प्रोवाइड करना है। हेंस वन एम्स एट एन ऑप्टिमम डेंसिटी ऑफ गॉजेज फ्रॉम विच reasonably accurate information about the storm can be obtained। तो हम लोग को क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है अपने डाटा को और इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेकर के क्या करना है, स्टॉर्म वाटर के लिए रेन गॉज प्रोवाइड करना है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे एरिया के लिए किस टाइप का। तो रेन गॉज नेटवर्क के लिए क्या कर रहे हैं, To watch this, the World Meteorological Department (WMD) recommends the following density। तो हमारे पास WMD का रिकमेंडेशन क्या है, इन द फ्लैट रीजन्स ऑफ टेम्परेचर मेडिटेरियन एंड ट्रॉपिकल जोन्स आइडियल क्या है, आइडियल वन स्टेशन फॉर 600 टू यहाँ पे मिसिंग है 900 किलोमीटर होगा, 600 टू 900 किलोमीटर स्क्वायर। और एक्सेप्टेबल कितना है, वन स्टेशन फॉर 900 टू 3000 किलोमीटर पर स्क्वायर। तो यहाँ पे 900 टू 3000 क्या है, इसके बीच का हम लोग का एक्सेप्टेबल है। बट आइडियल क्या होगा, एक स्टेशन हमारा 600 से 900 किलोमीटर पर स्क्वायर एरिया के अंदर होना चाहिए। अब नेक्स्ट रिकमेंडेशन क्या है, इन माउंटेनियस रीजन ऑफ टेम्परेचर मेडिटेरियन एंड ट्रॉपिकल जोन आइडियल क्या होगा, वन स्टेशन फॉर 100 टू 250 किलोमीटर स्क्वायर। एंड एक्सेप्टेबल क्या है, यहाँ भी 250 किलोमीटर स्क्वायर। थर्ड रिकमेंडेशन क्या है, इन एरिड एंड पोलर जोन्स वन स्टेशन फॉर 1500 टू 10,000 किलोमीटर स्क्वायर डिपेंडिंग ऑन विजिबिलिटी। तो पोलर जोन में कितना होगा, वन स्टेशन 1500 टू 10,000 किलोमीटर स्क्वायर। और ये डिपेंड करता है कितना फिजिबल हम लोग को डाटा लेना है, उस हिसाब पे भी, उस पर भी डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ 3 रीजन देख लिए, फ्लैट रीजन,
माउंटेन रीजन एंड एरिड एंड पोलर जोन। तो आइडियल कंडीशन क्या क्या है वो हम लोग यहाँ से इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में 10% of rain gauge stations should be equipped with self recording gauges to know the intensity of rainfall। तो हम जितना भी रेन गॉज यूज करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से आ रहा है कि जितने भी हम लोग रेन गॉज को यूज करेंगे तो उसमें 10% क्या होना चाहिए जो इक्विप किया गया, और सेल्फ रिकॉर्डिंग गॉज होना चाहिए। ओके, तो फ्रॉम द प्रैक्टिकल कंसिडरेशन ऑफ इंडियन कंडीशन द इंडियन स्टैंडर्ड IS कोड इतना रिकमेंड द फॉलोइंग डेंसिटी एज सफिशिएंट। तो अब इंडियन कंडीशन में क्या है, तो पहला क्या है, इन प्लेन्स वन स्टेशन पर 520 किलोमीटर स्क्वायर। तो जो प्लेन एरिया होगा वहाँ पे ऐसे करना है क्या, एक स्टेशन हमारा 520 किलोमीटर पर स्क्वायर एरिया के लिए प्रोवाइड करेंगे। इन रीजन्स ऑफ एवरेज एलिवेशन 1000 मीटर वन स्टेशन पर 260 to 390 किलोमीटर स्क्वायर, एंड इन प्रीडोमिनेटली हिली एरियाज विद हैवी रेनफॉल वन स्टेशन पर 130 किलोमीटर स्क्वायर। तो इंडियन रिकमेंडेशन ये है हमारा जो IS कोड के अकॉर्डिंग ये है, इसको हम लोग को फॉलो करना है। ओके, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डाटा था। ये सब क्या है, यहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डाटा है। और वैसे हमारे केस में ये सब क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डाटा है। और नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, ये हमारा इंडियन, यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड का डाटा है, ये IS कोड का। ये जितने भी डाटा है 1 2 3 ये हम लोग को यहाँ से देखना है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब एक्यूरेसी ऑफ रेन गॉज स्टेशन, रेन गॉज स्टेशन की क्या एक्यूरेसी है इसके बारे में हम लोग को देखना चाहिए। ओके, तो if there are already some rain gauge station in a catchment, the optimum number of station that should exist to have an assigned percentage of error in the estimation of rainfall is obtained by statistical analysis as। तो हम लोग स्टैटिकल एनालिसिस से क्या कर रहे हैं कि जितना एरर को यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो n इक्वल टू क्या है, CV अपॉन इप्सिला का होल स्क्वायर, वेयर n क्या है, ऑप्टिमल नंबर ऑफ स्टेशन। हम लोग आखिर लास्ट में देखे थे क्या कि हमारा जो रेन गॉज होगा लास्ट के पॉइंट में देखे थे वो ऑप्टिमम हिसाब से होना चाहिए। ऑप्टिमम कितना रिक्वायरमेंट है एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए। तो n क्या है, नंबर ऑफ स्टेशन है, इप्सिला क्या है, अलाउबल डिग्री ऑफ एरर इन एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल, CV क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द रेनफॉल वैल्यूज एट द existing M stations per in percent। If there are M stations in the catchment, each recording rainfall values P1 P2 PM in a non time, the coefficient of variation CV is calculated, CV is equal to क्या हो गया, 100 into sigma m-1 upon P एवरेज। तो सिग्मा m-1 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये कैसे निकालते, समेशन ऑफ P इनिशियल माइनस P एवरेज का होल स्क्वायर अपॉन a-1। और यहाँ पे ये क्या है, 1 से m तक का इसका ये है। PI क्या है, प्रेसिपिटेशन इन द ith स्टेशन। ओके, ये ith स्टेशन से P एवरेज क्या है, मीन प्रेसिपिटेशन, P बार क्या है, तो मीन प्रेसिपिटेशन है यहाँ पे, और M क्या है, नंबर ऑफ स्टेशन। तो इन कैलकुलेटिंग n फ्रॉम द इक्वेशन 2.3 यहाँ से हम लोग n निकाल सकते हैं। इट इज़ यूजुअल टू टेक इप्सिला 10%। इट इज सीन दैट इफ द वैल्यू ऑफ इप्सिला इज स्मॉल द नंबर ऑफ रेन गॉज स्टेशन विल बी मोर। ओके, तो हम लोग यहाँ से अकॉर्डिंग टू यहाँ भी दिया है WMO रिकमेंडेशन एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल रेन गॉज शुड बी सेल्फ रिकॉर्डिंग टाइप।
तो सेल्फ रिकॉर्डिंग टाइप मेरा क्या था, सीमंस रेन गॉज, सॉरी वो तो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप था। तो ये जितने भी हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्यूरेसी को फाइंड करने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है। और एन क्या है यहाँ पे, हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टेशन निकालने के लिए। ये सारे डाटा है, हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, मीन प्रेसिपिटेशन यहाँ से फाइंड आउट करके हम लोग इस फॉर्मूले में फिट कर देंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एग्जाम्पल 2.1 में कैचमेंट हैड 6 रेन गॉज स्टेशन इन ए ईयर, द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्डेड बाय द गॉजेज आर फॉलोइंग। तो स्टेशन ए पे कितना रेनफॉल है, 82.6 सेंटीमीटर, बी पे 102.9, सी पे 180.3, डी पे 110.3, ई पे कितना है 98.9 और एफ पे कितना है, एफ पे 136.7। तो बोला जा रहा है कि फॉर 10% error in the estimation of mean rainfall, calculate the optimal number of station। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एम कितना है, एम तो 6 है, पी मीन दिया हुआ है, तो यहाँ से सबका मीन निकाल लेंगे। जैसे हमारे पास मीन का क्या फॉर्मूला था, पी बार इक्वल टू 1/m, सबका सम करके एम से डिवाइड कर देना है। ओके, तो पी मीन हम लोग का यहाँ से आ गया 118.6, सिग्मा m - 1 हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इधर जो दिए हुए फॉर्मूला से। एंड इप्सला क्या है, 10% बोला जा रहा है, तो उसको 10 यूज करना है। तो फिर हमारा यहाँ से सी वी का वैल्यू आ जाएगा, और जब सी वी की वैल्यू हमारी आ जाएगी तो हम लोग यहाँ से n निकाल लेंगे, सी वी अपॉन इप्सला का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ से करके एक बार चेक करके खुद से एक बार चेक कर लेना है। तो ऑप्टिमल नंबर ऑफ कैचमेंट स्टेशन फॉर द कैचमेंट इज 9, हेंस 3 मोर एडिशनल स्टेशन आर नीडेड। तो हम लोग पहले कितना है, पहले 6 नंबर ऑफ स्टेशन हम लोग यूज कर रहे थे, बट हम लोग को ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टेशन कितना है 9 में से हम लोग को 3 और एडिशनल यहाँ से यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या है, ये सब डाटा अलग से निकाल लेंगे, सिग्मा -1 भी फाइंड कर लेंगे जो हमारे पास पहले का ये फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ पे जो फॉर्मूला है और फाइनल हम लोग ये डाटा वहाँ पे फाइंड आउट किए हैं। इस फॉर्मूला से हम लोग को सी भी निकाल लेना है और सिग्मा m-1 भी वहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। और पी मीन प्रेसिपिटेशन तो निकल ही जाएगा आसानी से। फिर हम लोग ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टेशन फाइंड कर लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ डाटा। हम लोग डाटा को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो बिफोर यूजिंग द रेनफॉल रिकॉर्ड्स ऑफ ए स्टेशन, इट इज़ नेसेसरी टू फर्स्ट चेक द डाटा फॉर कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी। तो हम लोग रेन गॉज को रिकॉर्ड करने से पहले क्या करें, डाटा को चेक भी कर लेंगे कि उसकी कंटिन्यूटी वह है बनी हुई है, और कंसिस्टेंसी भी हम लोग रेन गॉज का चेक करें। द कंटिन्यूटी ऑफ ए रिकॉर्ड में भी ब्रोकन विथ मिसिंग डाटा ड्यू टू मैनी reasons such as damage of or fault in a rain gauge during a period. The missing data can be estimated by using the data of the neighboring station। तो देखो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है कि कभी किसी एक रेन गॉज, बहुत सारे हम लोग रेन गॉज यूज कर रहे हैं, और वहाँ पे क्या होता है किसी एक का डाटा हम लोग के पास किसी फॉल्ट के कारण वो डाटा मिसिंग हो रहा है, वो डाटा नहीं दे पाया। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना हम लोग के पास आसपास की रेन गॉज, नाइबर्स की रेन गॉज पता है, रेन गॉज का जो मेजरमेंट आ जाएगा हम लोग के पास, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन दिस कैलकुलेशन द नॉर्मल रेन फॉल इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन। द नॉर्मल रेनफॉल इज द एवरेज वैल्यू और ऑफ रेनफॉल एट ए पार्टिकुलर डेट
मंथली और ईयर ओवर स्पाइक 30-year पीरियड. The 30-year normals are recomputed every decade. Okay, thus the term normal annual precipitation at a station A means the average annual precipitation at A based on the by 30-year period. तो हम लोग एक डाटा हम लोग के पास होता है नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन. तो वो कैसे आता है, 30 ईयर का हमारा जो रेनफॉल का वहाँ पे उसका हम लोग एवरेज लेते हैं. ठीक, उसको हम लोग एवरेज भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग को मेन यहाँ पे जो बेसिक हमारा क्या था कि हम लोग मिसिंग डाटा को कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो जो हमारा नाइबर्स का जो आसपास का वहाँ का जो और भी रेन गॉज होगा उसका डाटा हम लोग को मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, मिसिंग डाटा को फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ से हम लोग देखें. अब इसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में. अब एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग डाटा. अब मिसिंग डाटा को कैसे हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं तो देखते हैं. यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है गिवन द एनुअल प्रेसिपिटेशन वैल्यू यहाँ पे P1, P2, P3 एंड PM एट नाइबरिंग एम स्टेशंस 1, 2, 3 M respectively. It is required to find the missing annual precipitation Px at a station X not included in the above M station. तो हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे P1, P2, PM जो भी डाटा है, अब यहाँ से हमारा Px डाटा जो मिसिंग है उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है. और वो क्या है, वो P1, P2, P3, PM में इंक्लूडेड नहीं है. फर्दर द नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन N1, N2, NIH ईच ऑफ द एबव. अब हमारे पास यहाँ कितना हो गया, अब M+1 स्टेशन हो गया क्योंकि M तक का डाटा तो दिया हुआ. जो Px मेजर है वो M में इंक्लूडेड नहीं है. तो अब हमारे पास डाटा कितना, स्टेशन कितना हो गया, M+1. और हम लोग यहाँ पे अब X को इंक्लूड कर लिए. इफ़ द नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन एट वेरियस स्टेशन आर विदिन अबाउट 10% ऑफ द नॉर्मल एनुअल precipitation of station X, then a simple arithmetic average procedure is followed to estimate Px. तो हम लोग इतने डाटा से क्या कर रहे हैं, अब सिंपल एक फॉर्मूला है. Px इक्वल टू क्या है, 1/m P1, P2, P3 एजिसोन PM तक. तो यहाँ से Px निकल जाएगा. इफ द नॉर्मल प्रेसिपिटेशंस vary considerably, then Px is estimated by weighing the precipitation at various stations by the ratio of normal annual precipitation. This method is also known as normal ratio method. तो नॉर्मल रेशियो मेथड से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो Px इक्वल टू NX/M P1/N1 प्लस P2/N2 प्लस एज ऑन PM/Nm. तो यहाँ पे क्या था, पहले में क्या था कि नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरियस स्टेशन पे क्या हो रहा था, 10% ऑफ द, एक मिनट पे, पहले केस में हमारा क्या था कि इफ़ द नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन एट वेरियस स्टेशन आर विदिन अबाउट 10% ऑफ द नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन एट स्टेशन X. तो ऐसे केस में हमारा क्या था, सिंपल हम लोग अर्थमेटिक एवरेज ले रहे थे. तो Px क्या आ जा रहा था, 1/m और P1, P2 इसका सम कर लेते थे. बट नॉर्मल प्रेसिपिटेशन यहाँ पे वेरी कर रहा है, काफ़ी कंसिडरेबल वेरी हो रहा है. तो उस ऐसे केस में Px को हम लोग वेइंग करके वेइंग ऑफ प्रेसिपिटेशन से हम लोग निकाल सकते हैं वेरियस स्टेशन पे. P1, P2, P3 क्या एनुअल प्रेसिपिटेशन है, और N1, N2 और Nn ये सब, Nm क्या है, ये नॉर्मल प्रेसिपिटेशन. तो इस फार्मूला का क्या नाम है, नॉर्मल रेशियो मेथड. तो वहाँ पे जो एनुअल प्रेसिपिटेशन और नॉर्मल प्रेसिपिटेशन यूज करके हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कैसे हम लोग को यहाँ से फाइंड करना है.
तो यहाँ पे एग्जाम्पल 2.2 में दिया हुआ है द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल एट स्टेशन ए बी सी एंड डी इन ए बेसिन आर 80.97, 67.59, 76.28 and 92.01 centimeter respectively. In the year 1975, the station D was inoperative and the station A, B, C recorded annual precipitation इतना। तो नॉर्मल दिया हुआ है हम लोग का पहले, ओके। हम लोग यहाँ पे नॉर्मल रेशियो फार्मूला यूज करेंगे, बट हम लोग 1975 में क्या हो रहा है कि डी वाज इनऑपरेटिव, डी ऑपरेशन में नहीं है। यहाँ पे जो डी है वो इनऑपरेटिव है, डी हमारा इनऑपरेटिव है। तो वैसे केस में हमको क्या है, यहाँ से डी एक्स का डाटा ही हम लोग को निकालना है। नॉर्मल वैल्यू तो सबको दिया हुआ है। अब एनुअल, तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला से, अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देखे हैं, पी एक्स इक्वल टू एन एक्स अपॉन एम, पी वन बाई एन वन प्लस पी टू बाई, तो हम लोग यहाँ से ये वैसे ही पी डी निकाल ले रहे हैं हम लोग। तो ऊपर क्या है, ये है पी एक्स 92.01 क्या है ये, सॉरी ये एन डी ये एन डी है। तो एन डी की वैल्यू वहाँ से कितनी थी, ये 92.01 अपॉन एम। तो एम कितना है, जो हमारे पास डाटा पहले से दिया हुआ था उसको हम लोग यूज करना है यहाँ पे। तो एम इजक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, एम इजक्वल टू 3, क्योंकि ये एम का जितने का हम लोग के पास नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन पता होगा उतना को हम लोग एम का वैल्यू उतना ही यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो पिछला फॉर्मूला था उसमें m+1 था, m तक तो डाटा हमारे पास नॉन था। तो m+1 क्या हो रहा था, हम लोग का एक मिसिंग जो डाटा था px nx वाला, तो हम लोग वो क्या हो रहा था, हमारा m+1 स्टेशंस दे रहा था। तो यहाँ पे स्टेशन 3 होगा और ये P1 अपॉन N1 प्लस P2 बाई N2 प्लस P3 बाई N3 है, मीन्स PA अपॉन NA, PB अपॉन PC, ये तीनों का डाटा दिया हुआ, ये क्या है ND है, ND अपॉन M, ओके। तो डाटा हमारा कितना आ गया, प्रेसिपिटेशन है डी का, एज द नॉर्मल रेनफॉल वैल्यूज वेरी फ्रॉम 10%। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि नॉर्मल वैल्यू वेरी कर रहा है 10% से, द नॉर्मल रेशियो मेथड इज एडॉप्टेड। तो जब हमारा यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू 10% से वेरी कर रहा था ऐसे केस में, ओके, नॉर्मल वैल्यू हमारा क्या हो रहा है 10% के अबाउट था, तो हम लोग क्या यूज करते थे, ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इफ द नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन एट वेरियस स्टेशन आर विद इन 10% ऑफ द नॉर्मल एनुअल, तो ये 10% ही वेरिएशन होगा 10% के बिलो, तब हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। और जब क्या होगा कि 10% से ज़्यादा वेरिएशन होगा नॉर्मल और एनुअल में, ओके, नॉर्मल जो प्रेसिपिटेशन होगा उसमें अगर 10% से ज़्यादा वेरी करेगा एनुअल प्रेसिपिटेशन, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, मास कर्व ऑफ रेनफॉल क्या होता है। तो हमारा क्या था, हम लोग जब मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन देख रहे थे तो वहाँ से वेइंग बकेट टाइप जो रेन गॉज था वो क्या दे रहा था, मास कर्व दे रहा था वहाँ से, ओके। तो द मास कर्व ऑफ रेनफॉल इन ए प्लॉट of the accumulated precipitation against time plotted in chronological order, ओके। तो मास कर्व क्या करता है, जैसे यहाँ पे टाइम एंड डेज दिया हुआ है, यहाँ एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन है, क्योंकि 0 टाइम पे कोई प्रेसिपिटेशन नहीं है, यहाँ पे 2 हम लोग यहाँ पे क्या है 1 2 यूनिट आ गया है, तो क्या है प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गया। और ये क्या है एक्यूमुलेट होते जा रहा है, ऐसे क्या है ये एक्यूमुलेट होते जा रहा है। इसका हम लोग स्लोप निकालेंगे किसी 2 पॉइंट के बीच में, तो क्या देगा इंटेंसिटी देगा, ओके। तो रिकॉर्ड्स ऑफ
रिकॉर्ड्स ऑफ फ्लोट टाइप एंड वेइंग बकेट गॉगल आर दिस फॉर्म। तो हमारा जो क्या था, फ्लोट वेइंग बकेट टाइप को हम लोग क्या बोलते थे, फ्लोटिंग टाइप पे। तो ये क्या कर रहा है, ये इस टाइप में हमारा डाटा देता है, फ्लोटिंग टाइप और वेइंग बकेट टाइप जो गॉज है ऐसा। तो यहाँ पे एक टिपिकल ग्राफ दिखाया जा रहा है। मास कर्व ऑफ रेनफॉल इज वेरी यूजफुल। ओके, मास कर्व ऑफ रेनफॉल आर वेरी यूजफुल इन एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द ड्यूरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्टॉर्म। तो ड्यूरेशन और मैग्नीट्यूड के टर्म में जो हमको डाटा चाहिए उसके लिए मास कर्व इम्पोर्टेंट है। यहाँ से इंटेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो ऑल्सो इंटेंसिटीज एट वेरियस टाइम इंटरवल इन ए स्टॉर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द स्लोप ऑफ द कर्व। किसी भी पॉइंट पे हम लोग स्लोप निकाल लेंगे तो क्या देगा, ये जो स्लोप है वो क्या देगा, इंटेंसिटी देगा। फॉर नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉजेज मास कर्व आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए नॉलेज ऑफ द एक्सपेरिमेंट the approximate beginning and end of a storm by using the mass curve of adjacent recording station। तो नॉन रिकॉर्डिंग वाले को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा रिकॉर्डिंग के फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या क्या पॉइंट निकल के आया है, फ्लोटिंग टाइप ऑफ और वेइंग बकेट टाइप में हम लोग यूज करते थे। यहाँ से इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं और ये एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम के फॉर्म में हमारा डाटा देता है। तो और ये किस पे, ये फ्लोटिंग टाइप और वेइंग बकेट टाइप के लिए यूज करते हैं। ये ड्यूरेशन और मैग्नीट्यूड का हमारा डाटा स्टॉर्म का यहाँ पे यूजफुल डाटा हम लोग यहाँ से, ये ड्यूरेशन है और ये मैग्नीट्यूड का डाटा हम लोग यहाँ से निकालते हैं। सॉरी, अब लास्ट हमारा आज का स्लाइड है हाइटोग्राफ। तो हाइटोग्राफ क्या होता है इसको जान लेते हैं। ये हाइटोग्राफ इज ए प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट द टाइम इंटरवल। हम लोग को हाइटोग्राफ यहाँ देख रहे हैं, हाइड्रोग्राफ भी देखेंगे आगे। तो वहाँ पे क्या होता है, वो डिस्चार्ज और टाइम पे ग्राफ होता है। और हाइटोग्राफ क्या है, इंटेंसिटी और टाइम पे डिपेंड करता है। तो ये हाइटोग्राफ इज प्लॉट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट द टाइम इंटरवल। ओके, द हाइटोग्राफ इज डिराइव्ड फ्रॉम द मास कर्व एंड यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ए बार चार्ट। तो ये मास कर्व से ड्राइव हो, हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं वहाँ से डाटा लेके। ओके, एंड ये एक बार चार्ट के फॉर्म में हमारा जो हाइटोग्राफ है वो क्या होगा, बार चार्ट के फॉर्म में होता है। इट इज ए वेरी convenient way of representing the characteristic of a storm and is particularly important in the development of design storm to predict extreme floods। तो एक्सट्रीम फ्लड का डाटा भी हम लोग यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। द एरिया अंडर ए हाइटोग्राफ रिप्रेजेंट द टोटल प्रेसिपिटेशन रिसीव्ड इन द पीरियड। तो यदि हम लोग 0 से 8 आवर के लिए यहाँ से देखते हैं तो ये टोटल एरिया क्या देगा, प्रेसिपिटेशन देगा। द टाइम इंटरवल यूज डिपेंड अपॉन द पर्पस इन अर्बन ड्रेनेज प्रॉब्लम। ए स्मॉल ड्यूरेशन आर यूज्ड वाइल इन फ्लड फ्लो कंप्यूटेशन इन लार्जर कैचमेंट। द इंटरवल आर ऑफ अबाउट 6 आवर। तो फ्लड फ्लो में इंटरवल कितना रखते हैं, अबाउट 6 आवर का। बट अर्बन में हम लोग कितना रखेंगे, स्मॉल डाटा रखेंगे। तो ये हमारा हो गया हाइटोग्राफ। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है कि हाइटोग्राफ का प्लॉट किसके किसके बीच होता है। जैसे तो हम लोग को ऑप्शन दे देगा, ये एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन अपॉन टाइम, रेनफॉल इंटेंसिटी अपॉन टाइम, डिस्चार्ज अपॉन टाइम, नन ऑफ दिस। तो क्या हम लोग लिखेंगे यहाँ से, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। तो टाइम इंटेंसिटी एंड टाइम के, और इंटेंसिटी क्या होता है, डेप्थ अपॉन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जितना प्रेसिपिटेशन डेप्थ के फॉर्म में होगा, प्रेसिपिटेशन होगा अपॉन टाइम। तो सेंटीमीटर पर आवर में जनरली दिया हुआ रहता है, mm पर आवर में भी कहीं कहीं होगा तो उसको सेंटीमीटर में हम लोग चेंज कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। हम लोग आज की क्लास में क्या क्या देखे, हाइड्रोग्राफ देखे, मास कर्व ऑफ रेनफॉल देखे। उसके बाद एक मिसिंग डाटा का प्रॉब्लम आता है, मुझे लगता है शायद गेट में भी कभी आया होगा। तो ये सब यहाँ से क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, देख लेना।
और ये मिसिंग डाटा हम लोग का यहाँ पे दो कंडीशन था, एक 10% जो डाटा है एनुअल प्रेसिपिटेशन और नॉर्मल प्रेसिपिटेशन, तो ये दोनों में 10% से यदि लेस वेरिएशन होगा तो हम लोग कौन सा 2.4 का फॉर्मूला यूज करेंगे, और मोर होगा तो 2.5 इक्वेशन यूज करेंगे। ओके, तो ये फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ डाटा हम लोग कैसे करते हैं, 30 ईयर्स का जो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन कहाँ से हम लोग निकालते हैं, 30 ईयर्स डिकेड का हम लोग का जो प्रेसिपिटेशन होगा उसका जो एवरेज वैल्यू होगा वहाँ से हम लोग नॉर्मल वैल्यू निकालते हैं। ये हम लोग यहाँ से ये ऑप्टिमल नंबर ऑफ स्टेशन हम लोग यहाँ से फाइंड किए हैं। ओके, तो ऑप्टिमल नंबर ऑफ स्टेशन कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ से हम लोग देखें। इसके लिए हमारे पास इसको हम लोग एक्यूरेसी ऑफ रेन गॉज स्टेशन बोल रहे थे। देन हम लोग इससे पहले क्या देखे थे कि कितने एरिया में